हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट एंटायर सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। यूनिट 1 से लेकर 10 तक उन बच्चों के लिए जो यूजीसी नेट की दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री बैच कंडक्ट किया जा रहा है दिसंबर 2023 के लिए। आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का, पेपर 1 का भी और पेपर 2 कॉमर्स का। फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चलती हैं। पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ फाइल्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाएंगी हर सेशन की। आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। उस पर डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ऑलरेडी हम अपने पेपर 2 कॉमर्स का काफ़ी सिलेबस कर चुके हैं। पेपर 1 की हमने स्टार्ट किया हुआ, अल्टरनेट डेज क्लासेस चल रही हैं। आज हम पेपर 2 कॉमर्स की क्लास कंडक्ट करेंगे। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं हमने जितना कर लिया। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं हम। हमने यूनिट 1 पूरी एंटायर कंप्लीट कर ली। यूनिट 2 कर रहे थे, वहाँ हमने करना है फंड फ्लो एनालिसिस से। लास्ट सेशन में हमने रेशियो एनालिसिस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर। आज हम फंड फ्लो एनालिसिस करेंगे। पेज नंबर 84 से बिना लेट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी एक कल सेशन नहीं कंडक्ट हो पाया, यहाँ से हमें सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे फंड फ्लो एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले अगेन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो फंड फ्लो एनालिसिस क्या होता है। देखो जो फंड फ्लो एनालिसिस है ना, यानी इसका नाम ही बताता है आप फंड्स को एनालाइज कर रहे हो। यानी आप एग्जामिन करोगे सोर्सेस क्या है और यूसेस क्या है फंड्स के कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में। सिंपल वे में आप ये पता लगाओगे कि कंपनी के पास एक टाइम पीरियड में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, यानी फंड्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और जो फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ये हमें फंड फ्लो एनालिसिस बताएंगे। यानी जो ये फंड फ्लो एनालिसिस है इसका मेन फोकस होता है कि जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी किया जाए। यानी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है या सेम रह रही है। ये जो आपकी देखो फंड्स का आना और फंड्स का जाना ये मूवमेंट है फंड्स की। यानी इसको एनालाइज किया जाता है 3 एक्टिविटीज के बेसिस पे। पहली ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग। अब जो 3 एक्टिविटीज है ना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आती है, फंड फ्लो में भी आती है। इनको हम बेस मान के हम अपने फंड्स की मूवमेंट देखते हैं कि पैसा बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है, यानी पैसा इन शॉर्ट फंड्स। ओके, अब जो ये आप मूवमेंट कर रहे हो जो फंड्स की हो रही है, जब हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इससे हमें अपने जो हमारी बिजनेस यानी जो हमारी कंपनी के ऑपरेशंस हैं या कंपनी का जो कैश फ्लो है, जो उसमें ट्रेंड्स आ रहे हैं वो हमें पता चल जाएंगे। इससे हमें काफी इनसाइट्स, काफी इंफॉर्मेशन बनेगी कि कंपनी अपनी जो अब जो इंफॉर्मेशन आपको या किसके रिगार्डिंग मिलेगी, कंपनी की एबिलिटी में, कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो फंड्स को किस तरीके से जनरेट कर सकती है और उन्हीं फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। ये सब कुछ हमें फंड फ्लो एनालिसिस बताता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फोरकास्टिंग के टाइम पे, उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार रैपिडली पूछा गया। देखो प्रॉब्लम्स में फोरकास्टिंग में सबसे पहले आता है स्पेसिफिकेशन एरर। अब जो ये स्पेसिफिकेशन एरर ना, ये इसका क्या मतलब हुआ, ये वो प्रॉब्लम्स है ये तब अराइज होंगी जब जो आपका फोरकास्टिंग मॉडल आप यूज कर रहे हो ना वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड नहीं है, आपको नहीं पता। यानी आपने जो स्पेसिफिकेशन उसकी सेट की है वो एक प्रॉपर नहीं है, जो वो मॉडल आप यूज कर रहे हो फोरकास्ट करने के लिए वो रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं देगा। यानी जो आपके उस मॉडल को यूज करके फोरकास्ट निकलेंगे वो बायस्ड होंगे। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो फोरकास्टिंग के टाइम पे अराइज होती ही होती है। सेकेंड मेन कारण आता है साइक्लिक वेरिएशन। देखो जो ये साइक्लिक वेरिएशन है ना, ये ना जो आपके टाइम सीरीज यानी जो आपके टाइम पीरियड में
रेगुलर जो आपके अप्स और डाउन्स आ रहे हैं, जो वो रेगुलर पैटर्न्स है ना, वो साइक्लिक वेरिएशन है। यानी आप एक टाइम पीरियड उठा लो, बिजनेस ऊपर जाएगा, बिजनेस नीचे जाएगा, यानी ये अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। जब आप इनको एक पैटर्न में स्टडी करते हो, जो एक आप रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हो, वो साइक्लिक वेरिएशन होता है। अब ये क्यों होते हैं? देखो, बिजनेस में अब कंपनी में अप्स डाउन्स क्यों आते हैं? कंपनीज में अप्स डाउन बिजनेस साइकिल्स के कारण आते हैं, क्योंकि मार्केट के साइकिल्स चेंज होते हैं, कंपनी की ग्रोथ होती है, मतलब कंपनी की इंट्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होता है। ये बिजनेस साइकिल्स है। डिप्रेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये मार्केट साइकिल, जो इन शॉर्ट बिजनेस साइकिल्स होते हैं। ये सारी चीजें जब हिलती हैं, यानी कंपनी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और जो ये रेगुलर पैटर्न्स होंगे अप्स एंड डाउन्स के, ये साइक्लिक वेरिएशंस के नाम से जाने जाते हैं। अब जो ये साइक्लिक वेरिएशंस होती है ना, ये हमारी फोरकास्टिंग जो हम फ्यूचर की कर रहे हैं ना, उसको बड़ा चैलेंजिंग बना देती है। हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं फ्यूचर को स्टडी करने के टाइम पे। अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस होती है इससे, यानी हम एक जो हम पाथ पे चल रहे हैं ना, वो एक अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जाता है। इससे हमें इतनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि हम अपने जो फ्यूचर के ट्रेंड्स हैं उनको अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो एनालिसिस में फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट वैसे तो एक ही चीज है, बट ये एक स्टेटमेंट है। देखो, जो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आपको पेपर में चाहे वो कह देना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट ही होगी। अब ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि फंड्स ऑर्गेनाइजेशन में किन सोर्सेज से आ रहे हैं और कहाँ पे यूज किए जा रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। यानी एक पॉइंट नहीं, एक पीरियड लोगे आपका टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 महीने, 8 महीने, साल, 12 महीने भी हो सकता है। अब ये आपको हेल्प करेगी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो हिल रही है ना, ये चेंजेस से, मूवमेंट ऑफ फंड से, उसको एनालाइज करने में। आपको दो बैलेंस शीट में, मान लो जैसे 2023 चल रहा है, अब 2022 और इसकी जो 23 की स्टेटमेंट्स बनेगी, अगर इन दोनों में आप कंपेयर करोगे ना कि दो बैलेंस शीट डेट्स होगी, आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस है वो पता चलेंगे। ठीक है, सो जो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, इसे मेनली पता क्यों यूज किया जाता है? इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। यानी कि आप कंपनी की इंटरनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हो, इसीलिए आप फंड फ्लो स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो। क्योंकि इवन इसे मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की है ना, उसको एनालाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये उन्हें हेल्प करते हैं कि वो मूवमेंट ऑफ फंड्स को अच्छे से एनालाइज और स्टडी कर पाए जो कंपनी के अंदर अंदर हो रही है। इससे उन्हें अपने कैश फ्लो पैटर्न्स पता चलेंगे, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, किसी टाइम पे बढ़ रहा है या किसी टाइम पे रिड्यूस हो रहा है। वो अपनी लिक्विडिटी असेस कर पाएंगे, यानी उनकी काबिलियत क्या है कि वो अगर उनके टाइम एकदम से उनके पास कोई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन राइज हो जाए, वो उसको अच्छे से पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या उनके पास इतने करंट एसेट्स हैं जो इक्विटी, मतलब कहने का कि जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो पाएंगे। इससे वो जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, आप उसके रिगार्डिंग ना बड़े इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाओगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं कंपनी के, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, यानी जो बंदे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है, और कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, यानी कोई भी एक्ट या गवर्नमेंट की ऐसी बॉडी जो कंपनी को गवर्न कर रही है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारे जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं ना, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करते हैं, बट जो इनकी मतलब जिन स्टेटमेंट्स पे ये रिलाई करते हैं ना, वो कुछ अलग होती है। जैसे ये बैलेंस शीट देखते हैं, क्या एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन है कंपनी की, इनकम स्टेटमेंट जज की जाती है कंपनी की, कैश फ्लो स्टेटमेंट जज की जाती है। अब ये ऐसी स्टेटमेंट, एक्सटर्नल यूजर्स ऐसी स्टेटमेंट को एनालाइज करके ना अपने डिसीजंस लेते हैं, यानी उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं इन चीजों के डिटेल एनालिसिस पे डिपेंड करता है। ओके, आगे आते हैं। अब हमने फंड फ्लो एनालिसिस कर लिया, आगे आते हैं हमारे कैश फ्लो एनालिसिस। देखो, जो कैश फ्लो एनालिसिस है, इसका मेन फोकस होता है कंपनी के इनफ्लोस जो और आउटफ्लोस जो कैश के हैं। इनफ्लो मतलब कंपनी में कैश कैसे आ रहा है, आउटफ्लो मतलब कंपनी से कैश कैसे जा रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड में। ये सब कुछ कैश फ्लो एनालिसिस बताएंगे। इसमें आप क्या करते हो, इन शॉर्ट इसमें भी कहीं ना कहीं फंड फ्लो वाली सेम एक्टिविटीज आती हैं, इसमें वो ज्यादा आती हैं। यानी आप इन शॉर्ट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग,
ये तीन एक्टिविटीज को बहुत डिटेल में एनालाइज करती हो। ये आपको बताएंगे कि कंपनी की कैश जनरेशन कैपेसिटी और कंपनी की कैश जनरेशन एबिलिटी कैसी है, क्या कंपनी की लिक्विडिटी है। ये सब कुछ हमें ये तीन एक्टिविटीज है, जब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट कर देंगी। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये इतनी डिटेल प्रोवाइड करती है हमें रिगार्डिंग हमारे ऑपरेशन से कैश क्या है, यानी जो बिजनेस की प्राइम, यानी जो आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइम एक्टिविटी ना, जिसके लिए बिजनेस बना है, वो कितना पैसा बना रही है। अगर कंपनी ने कुछ पैसा और कई जगह यानी दूसरी कंपनी में, कोई बैंक इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया, यानी वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गई, कोई उसने एसेट खरीदा, वो सब कुछ इसमें आ गया, वो कितना पैसा बना के दे रहा है। सेम तरीके से कंपनी डिविडेंड्स पे कर रही है, लोन्स कंपनी ने लिए हैं, लोन से कितना पैसा आया, कितना इंटरेस्ट की भी वे से वापिस जा रहा है, रीपेमेंट करनी पड़ती है, ये सब कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। यानी इन शॉर्ट कैश फ्लो ओवरऑल हर चीज को इन तीन मेन हेड के अंदर स्टडी करेगा और कंपनी की कैश जनरेशन एबिलिटी, यानी कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, ये सब कुछ बताएगा। अब जो आपके ये कैश फ्लो एनालिसिस है ना, इसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हेल्प करता है कंपनी को अपनी एबिलिटी को असेस करने के लिए कि क्या उसके पावर, उसके पास कितनी पावर है कैश को जनरेट करने की, किस तरीके से वो जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी कंपनी की बनाए रख सकते हैं या उनको खत्म करनी पड़ेगी या इंक्रीज हो सकती है, और वो अपने टाइम पे जो उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी जिनको उन्होंने पैसा देना है वो उन्हें मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के अंडर कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प करती है कंपनी को डिटेल एनालिसिस में। अब मैंने आपको तीन एक्टिविटीज बताई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं पेपर में, उनको स्टडी करते हैं। देखो, उन्होंने एक बार आपको पेपर में क्वेश्चन डाला था, एनटीए यूजीसी के पेपर में उन्होंने आपको 5-7 ऑप्शंस दी थी। वो कहते थे आप इनमें से बताओ कि कौन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हेड में आएंगे, यानी आपने ऑप्शंस चूज करनी थी इनमें से कौन से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे, उसको स्टडी करते हैं। देखो, उन्होंने सबसे पहले ऑप्शन, अब मैं आपको मेन जो डायरेक्ट बनती हैं उनको समझाऊंगा। देखो, अगर आप कोई अपना फिक्स्ड एसेट डिस्पोज कर रहे हो, चाहे वो टेंजिबल हो जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, चाहे वो इंटेंजिबल हो, यानी इंटेंजिबल एसेट्स वो हो गए इन शॉर्ट जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, या ना टच कर सकते हैं। सो आपका एसेट चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, अगर आप उसको डिस्पोज कर रहे हो, डिस्पोज मतलब आप उसको बेच रहे हो यानी सेल कर रहे हो किसी भी वे में। देखो, जब आप किसी भी एसेट को सेल करोगे तो उसकी सेल से आपके पास पैसा आएगा, यानी कैश की रिसिप्ट होगी। अब जो ये कैश आप रिसीव करोगे ना एसेट के डिस्पोजल के, उसे सेल करके, ये आपका एक तरीके से कैश रिसीव्ड है, जो मतलब आप रिसीव कर रहे हो फिक्स्ड एसेट को सेल करके। फिक्स्ड एसेट में प्रॉपर्टी भी होगी, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, वगैरह वगैरह। सो इन्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर एज अ पॉजिटिव आइटम दिखाया जाएगा, क्योंकि कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को सेल करके पैसा कमा रही है, यानी कमा नहीं कह सकते, वो रिसीव कर रही है, यानी ये कैश रिसिप्ट्स हैं। ओके, इतना समझ आ गया। अब हमारे पास आता है सेकंड में, अब जो हमने कैश एडवांसेस एंड लोन्स थर्ड पार्टी, यानी हमने मतलब कंपनी ने जो कैश एडवांसेस और लोन थर्ड पार्टी को दिए। अब जो ये कैश एडवांसेस और लोन्स है ना, ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने जो दिया उसको छोड़ के होंगे, यानी अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज दे रहा है तो वो अलग थिंग है, हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ये जब एक नॉर्मल कंपनी फाइनेंशियल एंटरप्राइज को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को कैश देती है एज अ एडवांस या लोन देती है। देखो, जो आप कैश प्रोवाइड कर रहे हो एज अ एडवांस या लोन एंटिटीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाएगा। मान लो अगर आपकी कंपनी है, देखो आपकी फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है ना, आपने आगे फाइनेंशियल एंटरप्राइज को एडवांस दिया या लोन दिया, तब ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने ये पैसा एज आपके लिए एसेट बन जाएगा, क्योंकि ये आपको एक तो इंटरेस्ट की फॉर्म में रिटर्न लाके आएगा और इसकी रीपेमेंट भी आपको होगी।
मतलब इन शॉर्ट आप इस पैसे को उधार दे रही हो, सो उधार विद इंटरेस्ट आपको वापस आएगा ही आएगा। सो ये आपकी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। थर्ड हमारे पास आता है कैश रिसीव्स फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। पिछले पॉइंट में हमने कैश में एडवांसेस और लोन्स थर्ड पार्टीज को दिए थे, अब वही लोन्स और एडवांसेस हमें वापस आए हैं। सो पहले एडवांस किया था पैसा, आउटवर्ड फ्लो था यानी आउटफ्लो था, तब हम उसे एज अ नेगेटिव आइटम दिखाएंगे इन्वेस्टिंग में। अब उससे पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, उसके रीपेमेंट हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव आइटम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हेड के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यानी ये आप जो कैश रिसीव कर रहे हो ना, जो आपने एक टाइम पे एज अ एडवांस या लोन दिया था थर्ड पार्टी को, अब आप वो आपका कैश रिसीव्ड रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि उसकी आपको रीपेमेंट मिल रही है। यानी ये भी चीज एक ध्यान में रखना, अगर ये ना तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो ना वो है, सो इस ऑप्शन को साइड पे रख के अगर ये चीज हो रही है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। क्लियर है? आगे हमारे पास आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इनके रिगार्डिंग ना 3 ट्रांजैक्शंस हैं, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, पहले उनको समझो। देखो, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो यानी शेयर कैपिटल आप इशू कर रहे हो कैश के लिए, तो वो आपकी कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि शेयर्स के बदले में पब्लिक आपको कैश देगी, आपके पास कैश आएगा, शेयर इशू होंगे। सेकेंड, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं यानी जो आपके कंपनी के शेयर ओनर्स या हम होल्डर्स कह सकते हैं, अगर आप उनको डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हो, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो भी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। लास्ट में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का क्या मतलब है? देखो, डिबेंचर्स एक तरीके से लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, यानी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो पब्लिक से जो आपने डेट उठाया उसको एक्नॉलेज करते हैं। यानी डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करती है ना, वो एज अ मॉर्टगेज अपने एसेट को चाहे फ्लोटिंग चार्ज पे चाहे फिक्स चार्ज पे करेगी मॉर्टगेज, तब ही यानी सिक्योर करेगी डिबेंचर्स, और तभी डिबेंचर्स इशू होंगे, तभी पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट एक तो टैक्स डिडक्टिबल है, वो कंपनी को फायदा, और देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये डिबेंचर होल्डर को फायदा है। सो डिबेंचर्स की रिडम्पशन की जाती है। यानी देखो, ये तो एक तरीके से लोन है आपने पब्लिक से उठाया, कब तक ये लोन रखोगे? सारी उम्र थोड़ी कंपनी अपने नाम पे लोन रखेगी डिबेंचर। सो कंपनी ये लोन को रीपे कर देती है और डिबेंचर्स को रिडीम करती जाती है, ये रिडम्पशन होती है। सो ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ओके, अब देखो, जो आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मेथड्स करवाए हैं, इनको यूटिलाइज करके चाहे जौन सा मर्जी मेथड, रेशियो, फंड फ्लो या कैश फ्लो, जिसको मर्जी यूटिलाइज करके, जो आपके स्टेक होल्डर्स यानी स्टेक होल्डर्स वो पर्सन जिनका कंपनी में किसी ना किसी वे में इंटरेस्ट है, वो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं कंपनी की, यानी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, मतलब हर चीज रिगार्डिंग कंपनी की, उसके रिगार्डिंग उनको इनके एनालिसिस से इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कांस्टेंट, अच्छी है या डिटेरियोरेट हो रही है, ये पता चल जाएगा। किन एरियाज में कंपनी को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, उनकी आइडेंटिफिकेशन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, यानी स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपनी को इन एरियाज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, नहीं तो उसके शटडाउन होने के चांसेस बन जाएंगे। इन चीजों को देख के अच्छे से एनालाइज करके कंपनी अच्छे से इंफॉर्म्ड डिसीजंस ले सकती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, अगर कहीं पे करनी है कंपनी ने, अगर लैंड करना है पैसा किया जाए, मतलब ये स्टेक होल्डर सॉरी मतलब इन कंपनी ने नहीं, मतलब स्टेक होल्डर्स में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं, कंपनी को पैसा लैंड करना चाहिए या नहीं, या बिजनेस पार्टनरशिप कंपनी के साथ करनी चाहिए या नहीं। सो एक यहाँ पे ना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जितने आपने रेशियोज बनाए हैं या जो आप ट्रेंड्स आपको पता चल रहे हैं, उनको कंपेयर किया जा सके, ता जो कंपैरिजन होगा ना ओवर टाइम, इसमें जो आपके इंडस्ट्री के बेंचमार्क है यानी जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी कंसीडर किया जाएगा, उनको अपने अकाउंट में लिया जाएगा, ता जो कंपनी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस और बिजनेस इन्वायरमेंट
के रिगार्डिंग रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाए। यानी कंपनी जब भी कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांस अराइज होगी तब इन चीजों को माइंड में लेगी, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करेगी और फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है ना, ये बेसिकली वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें, यानी जब आपका जो कंपनी का इक्विटी और डेट का कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो डिफाइन करेगा कि कंपनी की शेयर कैप, मतलब कंपनी की कैपिटल किन किन सोर्सेज से आ रही है, इक्विटी से, मतलब शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से या डिवेंचर से। सो जब इस कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली दो ही चीजें होंगी, इक्विटी एंड डेट, यानी जो ये चेंजेस आएंगे इसमें, कभी इक्विटी बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी डेट बढ़ेगा, कभी कम होगा, जो ये चेंजेस आ रही हैं, जिन ट्रांजैक्शंस के कारण ये चेंजेस आ रहे हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। यानी इन एक्टिविटीज में अगर आप शेयर होल्डर से फंड रेज कर रहे हो, पैसा उनको शेयर इशू करके उनसे पैसा उठा रहे हो, तो वो भी आएगा। या अगर आपका कोई क्रेडिटर है, मतलब जिसको आपने पैसा कंपनी ने देना, उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, तो वो भी इसमें आएगा। सो एक्सेट्रा, ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। अब पेपर में कुछ और एग्जांपल्स उन्होंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की पूछी थी, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला, कंपनी अगर बैंक लोन की रीपेमेंट करी है, कंपनी माइट भी कभी लोन लिया होगा बैंक से कुछ काम करने के लिए, उसकी जब रीपेमेंट हो रही है, सो ये ना कैश आउटफ्लो रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि कंपनी, जब कंपनी रीपेमेंट चाहे लोन की करी, उसका लोन नो डाउट रिड्यूस हो रहा है, पैसा तो कंपनी से जा रहा है ना, यानी आउटफ्लो तो कैश का हो रहा है ना। सो जितने कंपनी के पास बोरोड फंड्स होते हैं ना, कहीं से भी इन्होंने लिए हो, जब उसकी रीपेमेंट होती है ना, वो कैश आउटफ्लो में रिजल्ट करेगी ही करेगी। सेकेंड आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या डिविडेंड पेड। डिबेंचर्स पे आप ब्याज यानी इंटरेस्ट पे करते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। दोनों सूरत में चाहे इंटरेस्ट पे करो डिबेंचर्स पे, चाहे डिविडेंड पे करो, कंपनी से पैसा जाएगा ही जाएगा, कंपनी से कैश का आउटफ्लो होगा ही होगा। चाहे पेमेंट हुई है इंटरेस्ट की, यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग है डिवेंचर एक, उसके आप उस पे इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, चाहे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट हो रही है। सो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट? नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स। जैसे आम बंदा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाता है, सेम तरीके से स्टेक होल्डर्स कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट करवा सकते हैं। यानी यानी पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक स्टेक होल्डर से इक्वल्स टू पब्लिक, यानी पब्लिक अपना पैसा कंपनी में डिपॉजिट करवा सकती है, उसको पब्लिक डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। जब स्टेक होल्डर्स या पब्लिक कंपनी में डिपॉजिट करवाएंगे, वो अपना पैसा कंपनी को भेजेंगे, कंपनी के पास कैश आएगा, यानी इनफ्लो होगा कैश का, क्योंकि उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट्स को इशू किया है। अब ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये भी एक तरीके से ना बोरोइंग ही है पब्लिक के, इस पे भी इंटरेस्ट पेमेंट देनी ही पड़ती है, इंटरेस्ट प्लस जो मेन डिपॉजिट है उसकी रीपेमेंट। सो जब पैसा आप, यानी कंपनी जब पहली बार पब्लिक डिपॉजिट इशू करेगी ना, जो उससे पैसा आ रहा है वो कैश इनफ्लो होगा कंपनी के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्लैक का टॉपिक। क्या है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, फाइनेंशियल स्लैक का मतलब होता है, ये एक प्रैक्टिस है कंपनीज की, कंपनीज इसे ना फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, वो ना एक कैश रिजर्व या सरप्लस मेंटेन करके रखते हैं अपने इंटरनली जनरेटेड कैश का। सिंपल भाषा में बताता हूं, मान के चलो, सिंपल, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि एक टर्म अकाउंट्स किया, बट है बड़ा सिंपल। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, आप फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, आप कुछ अपना मंथली इनकम का कुछ पैसा साइड पे रख लेते हो ना, एक रिजर्व बनाते जाते हो, वो पैसा जुड़ता जाता है। अगर आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। सेम चीज फाइनेंशियल स्लैक। फाइनेंशियल स्लैक में कंपनी एक कैश रिजर्व बना लेगी, एक इंटरनली जनरेटेड जो उसका कैश है ना, जो उसके पास कैश किसी भी फॉर्म में आ रहा, उससे ना कुछ कुछ पैसा साइड पे रखती जाएगी जो सरप्लस होगा। अब जो ये कैश है ना, जो ये रिजर्व बना है, ये ना एज अ कुशन सर्व करेगा कंपनी के लिए। यानी अब तो रिजर्व बन गया, जब इमरजेंसी आएगी
या जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कंपनी इस पैसे को यूज करके एज अ, और यहाँ से ये कंपनी के लिए रिजर्व कुशन मान लो या बफर मान लो, इसको यूज करके अपने आप को बचा सकती है। कंपनी को एक ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनको उनके दिमाग में ये होगा हमारे पास पैसा पड़े ना, यानी कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। वो फ्यूचर में जो अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी कई बार एकदम कोई चीज अराइज हो जाती है या कोई खर्चा अराइज हो सकता है, उससे अच्छी तरीके में मैनेज कर पाएगी अगर कंपनी के पास अच्छा फाइनेंशियल स्लैक अवेलेबल है। ओके, अब जो ये फाइनेंशियल स्टैक है ना, ये टिपिकली कंपनी अपनी जो उसकी इमीडिएट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, उससे आगे जाके बियॉन्ड रखती है। यानी जो फाइनेंशियल स्लैक, अगर आप रिजर्व बना रहे हो, आप रिजर्व ऐसे नहीं बनाओगे कि कल ही उसे यूटिलाइज करना है। जो आपकी इमीडिएट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए फाइनेंशियल स्लैक नहीं होता। ये आपके फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज अराइज होंगे काफी टाइम बाद हो सकती है, यानी उसके लिए फाइनेंशियल स्लैक होता है। यानी फाइनेंशियल स्लैक को टिपिकली ना काफी लंबे टाइम के लिए हेल्ड किया जाता है, इमीडिएट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं यूज किया जाता। ये कंपनी को ना अलाउ करते हैं कि वो ना उसकी जो कंटिंजेंसीज मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जो सडनली अराइज हो सकती हैं, जो कंपनी पे किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट डालेंगे, उनको हैंडल कर पाए। इसमें इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, कंपनी का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो गया, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, मार्केट फ्लक्चुएशन, नई कंपनी इतना बेनिफिट कर रही, मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रही है, किसी भी तरीके का कंपनी को अचानक कोई खर्चा बढ़ गया, या ये तो सारे मैंने मतलब नेगेटिव चीजें बताई, या इसको पॉजिटिव वे में भी यूज किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कंपनी पैसा रखती है अपने पास, कभी उसको कोई लगा कि ये वेंचर को खरीदा जा सकता है या ये बिजनेस न्यू स्टार्ट किया जा सकता है जो बेनिफिशियल होगा, उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए भी फाइनेंशियल स्लैक बनाया जाता है, जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकती है। यानी फाइनेंशियल स्लैक के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। अब जो आप फाइनेंशियल स्लैक मेंटेन कर रहे हो, इसका भी पर्पस है। ये एक ना कैश का रिजर्व है जो कंपनी के पास हमेशा अवेलेबल होता है, जो उसकी फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कंपनी की उसके रिगार्डिंग, जो उसके फाइनेंशियल नीड्स अराइज होंगे उनको मीट कर पाए विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और रिजॉर्टिंग टू मेजर्स दैट मे बी डेट्रीमेंटल टू कंपनीज फाइनेंशियल। सिंपल वे में कहने का मतलब या किसी से मांगने से अच्छा अपना पैसा खुद पहले जोड़ो, ये चीज कह रहा हूं। कंपनी ये क्या कहती है, वो अपना पैसा खुद रखती है, अपने पास होता है, चाहे वो पॉजिटिव चीज हो फ्यूचर में किसी में इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे नेगेटिव चीज के लिए। कंपनी अपने पास कुछ पैसा रखती है कि अगर उसको फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई मजबूरी पड़ती है, तो किसी से मांगना ना पड़े, किसी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे डिपेंड ना करना पड़े। अब अगर आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिपेंड करोगे, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बना के देंगे, क्या पता वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो। इन चीज़ों से सबसे बचा जा सकता है अगर आपके पास कंपनी के पास अच्छा फाइनेंशियल स्लैक है। यानी आप या तो आप ऐसी सिचुएशन से भी बच सकते हो कि आपको अधिक लोन ना लेना पड़े, ना आपको अपनी ओनरशिप यानी इक्विटी शेयर इशू करके डिल्यूट करनी पड़े। सो ये दोनों चीज़ों से अगर आपका अच्छा फाइनेंशियल स्लैक है तो आप बच सकते हो। अब वो क्या कहते हैं, देखो फाइनेंशियल स्लैक ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है कंपनी को, उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है रिस्क मिटिगेशन। देखो अगर कंपनी के पास अच्छा कैश रिजर्व पड़ा है फाइनेंशियल स्लैक की फॉर्म में, तो वो ना एक सेफ्टी नेट है। वो कंपनी जब भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस करेगी, किसी भी तरीके की फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करेगी, उसका जो रिस्क है ना उसको रिड्यूस कर देगा। यानी जितने भी फ्यूचर में अनसर्टेनली एडवर्स इवेंट्स आएंगे, कंपनी अच्छे से उन्हें विदस्टैंड कर पाएगी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को अच्छे से फेस कर पाएगी, यानी उसे ब्रेक नहीं होना पड़ेगा। जितने भी उसके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं उनको मीट कर पाएगी कंपनी, अपने ऑपरेशंस को जियोपार्डाइज करने के बिना और अपनी सॉल्वेंसी को हिलाए बिना। यानी अगर कोई सिचुएशन ऐसी इमरजेंसी अराइज हो जाती है, कंपनी के ऑपरेशंस नहीं बंद होंगे, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि पुराना पैसा काम आएगा उस सिचुएशन में। ओके, सेकेंड आता है अपॉर्चुनिटी कैप्चर।
रिस्क मिटिगेशन कर लिया, अपॉर्चुनिटी कैप्चर। अगर कंपनी के पास अच्छा कैश रिजर्व है तो कंपनी के पास पूरे पावर है कि वो अगर कोई स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी उसे बिजनेस में अराइज होगी फ्यूचर में, उसकी वो एडवांटेज ले पाएगी। मतलब ये जो अब अपॉर्चुनिटी है ना, किस एक्विजन की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, R&D के प्रोजेक्ट्स की हो सकती है, या अगर कंपनी न्यू मार्केट में एक्सपेंड करना चाहती है तो वो हो सकती है। जहां पे भी कंपनी को एक फेवरेबल जगह दिखेगी, अगर कंपनी किसी डूबती कंपनी को एक्वायर करना चाहे कि वो उसको बचा के और आगे बड़ा कर सकते हैं अपनी कंपनी को, वो कर लेंगे फाइनेंशियल स्लैक से। किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अपने आप की ग्रोथ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा चाहिए वो भी ला सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू मार्केट सर्च कर ली, उसमें एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर पाओगे। सो अगर कंपनी के पास इंटरनल कैश रेडिली अवेलेबल, अच्छा पैसा कंपनी के पास खुद ही अपने आप है, उससे कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग है बड़ी स्मूथ एंड सिंपल और स्विफ्ट हो जाएगी, और वो कंपनी को एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। कंपनी को फायदा होगा, कंपनी दूसरी कंपनियों से अच्छी पोजीशन में हो जाएगी। लास्ट में जो ये मैं आपको बेनिफिट करा रहा हूँ ना, ये पेपर में आए थे, डायरेक्टली आए हुए, तभी इतनी डिटेल में करवा रहा हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल स्लैक्स कंपनीज को ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देता है कि वो अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। यानी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी, यानी किसी के डिसीजंस के डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अपने फाइनेंशियल अच्छे से खुद ले पाएगी अगर उसके पास अच्छा स्लैक है, फाइनेंशियल स्लैक है, और वो फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करेगी अच्छे से। कंपनी की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के सोर्सेस हैं उस पर जो डिपेंडेंस है ना, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। कंपनी को अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल सोर्स पे। यानी कंपनी की जो बार्गेनिंग पावर है नेगोशिएशंस के टाइम पे इनहैंस होगी। यानी इन शॉर्ट, कंपनी जब किसी डील में नेगोशिएट करेगी, चाहे वो एक्विजन की हो, मर्जर की हो, चाहे कोई नई हो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की हो, जो उसमें बार्गेनिंग पावर है नेगोशिएट करने की, वो बहुत बढ़ जाएगी कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास अपना अच्छा पैसा पड़ा है। ओके, एक और, ये नेगोशिएशन की पावर तो कंपनी की बढ़ा देगी, साथ के साथ कंपनी को ना फ्रीडम प्रोवाइड करेगी कि जो उसके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं वो अच्छे से ले पाए विदाउट बीइंग कॉन्स्ट्रेंट बाय इमीडिएट कैश फ्लो नीड्स। कहना क्या चाहते हैं, यानी कंपनी कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्री होगी, ऑटोनॉमस हो जाएगी, उसके पास पूरी फ्रीडम होगी कि वो कोई भी उसका अगर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव उसने प्लान किया या कुछ भी है वो उसे परस्यू कर पाएगी। उसको किसी भी तरीके का कॉन्स्ट्रेंट फेस करने की ज़रूरत नहीं है कैश फ्लो के रिगार्डिंग। तो ये तो थी फाइनेंशियल स्लैक के कुछ मेजर बेनिफिट्स जो मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। सो आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने ना आपको काफ़ी डिटेल में आज का टॉपिक करवा दिया। सो हमारे सिलेबस में हमारी ऑलमोस्ट मान के चलो कि ये थी 3rd लाइन, वो भी कंप्लीट हो गई है। यानी इसमें हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें हमने रेशियो एनालिसिस कर लिया, फंड फ्लो एनालिसिस कर लिया और कैश फ्लो एनालिसिस कर लिया। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, डिस्कशन ग्रुप भी मैंने बना दिया उसमें मैसेज कर दो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे मैसेज करो। पीडीएफ आपको फ्री में इंग्लिश में और हिंदी में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, यानी जो सब्सक्राइब कर लो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास में डेली बेसिस से स्ट्रक्चर्ड वे में कंडक्ट कर रहा हूँ, पूरे डिटेल में पूरा आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा। आपको किसी भी पेड जगह पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करवाऊंगा। साथ के साथ बस आपने करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब वाले को, वहां पे वीडियोस देखो, सेशन एक ना सेशंस देखा जरूर करो। आप अकेला ना पीडीएफ पे डिपेंड मत हो। अगर आप पीडीएफ पे डिपेंड हो गए, क्योंकि देखो पीडीएफ ठीक है, मैटर नो डाउट पूरा सेम है, उसमें मैंने प्रोवाइड किया, क्योंकि मुझे ऐसा कोई नहीं है
कि अगर आप मेरे सब्सक्राइब करोगे मैंने तब भी देनी है, मतलब मेरे मोटिव क्या है, बस हेल्प करना, बस मेरा जस्ट मोटिव इतना ही है। मैं आपको अपनी तरफ से पूरा 100% फ्री में ऑथेंटिक दे रहा हूँ, कोई पेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बट जब आप एक सुनते हो ना एक टीचर को, यानी एक एजुकेटर, तो जब आप सुनते हो बहुत चीजें बताई जाती हैं, इतनी वो पीडीएफ खुद नहीं बोलेंगे जितना मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ट्राई करो, सेशंस पूरे देखो, उसके बाद पीडीएफ से गो थ्रू हो। बाकी एक चीज मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, देखो 100% मैं अपना दे रहा हूं, आप अपना 100% खुद का भी दो। अगर देखो जब हम ताली बजाते हैं एक हाथ से नहीं बजती, दोनों पास से बजेगी। सो अगर आपने जेआरएफ और यूजीसी नेट, अपना जेआरएफ क्लियर होगा तो नेट ऑब्वियस है उसके में निकल जाएगा। तो जितनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं आपको बराबर के लेवल की करनी पड़ेगी। सो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लो। कल अब हम पेपर 1 की क्लास कंटिन्यू करेंगे, कुछ टाइम पीरियड बाद मैं डेली बेसिस पे दोनों पेपर्स की क्लासेस भी कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दूंगा। सो अभी कुछ टाइम हम अल्टरनेट डेज करते हैं, फिर हम अभी टाइम हमारे पास पड़ा है हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 4 मंथ्स पूरे हैं, बहुत सॉलिड रिवीजन हो जाएगी। सो आप वीडियोस देखो, पीडीएफ्स के गो थ्रू, अपने नोट्स भी बनाओ, स्टडी करो। अगर दिन के 2 आवर्स स्टडी पे दे दोगे ना तो डैम श्योर है जेआरएफ निकल जाएगा आपका। सो आज का सेशन करते हैं वाइंड अप, कल हम पेपर 1 की क्लास कंडक्ट करेंगे, परसों इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड। फिर कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स फॉर पेपर 1, परसों पेपर 2 के कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।